I'm starting with question number 22 of section B. ठीक है, section B question number 22. This is your sample paper which I have sent you, the very first paper. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? Given below is the graph representing the two lines. You have to find the area of the lines with line x is equal to 0. So पहले हम समझते हैं x is equal to 0 क्या चीज होती है. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी हेल्प करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हेल्प करेंगे. Those points are x is equal to 0 means equation of y-axis. ठीक है, y is equal to 0 means equation of x-axis. Then x is equal to constant. X is equal to constant means equation of line parallel to y-axis. And then कांस्टेंट में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है. मान लो नेगेटिव नंबर है तो फिर हम y एक्सिस के राइट में लेफ्ट में चले जाएंगे यहाँ पे, और पॉजिटिव है तो राइट में चले जाएंगे. सिमिलरली इफ वी हैव y इज इक्वल टू कांस्टेंट, so this will be the line parallel to x axis. ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई. दूसरी बात ये कि अगर हमारी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, हमारी इक्वेशन इस टाइप की है. ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन इस टाइप की है जिसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, तो वो जो लाइन होगी ना, दैट लाइन will pass through origin. अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, अभी मेरे बेटे के एग्जाम में भी आया था, प्री बोर्ड में भी, तो बच्चे ना सॉल्व करने बैठ जाते हैं. जैसे दो इक्वेशन आ गई, मान लो 2x plus 3y is equal to 0 and 7x plus 5y is equal to 0. भाई सॉल्व क्यों करना है? 0 0 इसका आंसर है. सॉल्व क्यों करना है? क्यों? ये जो लाइन है ये भी पास करेगी ओरिजिन से, ये लाइन है ये भी पास करेगी. तो हमारी जो लाइन होगी ना, जो लाइंस होंगी वो यहाँ से पास कर रही है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, स्लोप में, किसी भी मतलब टिल्ट कितना भी है उसका, स्लोप कोई भी हो सकता है उसका, लेकिन दोनों लाइन जो है वो पास कर रही है हमारे ओरिजिन से. तो वहां पे हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन. सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, दोनों पॉइंट हमारे पास 0 0 आ जाएंगे. एक चीज ये हो गई. उसके बाद हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ऑन एक्स एक्सिस जो है वो y0 होता है. ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, और ऐसे ही ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है जी. ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0. अब कई बार वो ये पूछता है कि वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस. वेयर द ग्राफ, मान लो उसने ग्राफ कोई भी, मान लो ये सेम लाइन में लेती हूँ 2x plus 3y, ये लाइन ले ली. कहता है वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस. तो मुझे आपको पॉइंट बताना है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है. तो हम क्या लिखेंगे? ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे. 3 into 0 विल 0. यहाँ तो चलो x भी 0 आ गया. मान लो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी है, 2x plus 3y इज इक्वल टू 7 मान लो. तो अगर हम ले रहे हैं वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2. तुम्हारा जो पॉइंट आएगा वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस विल बी 7/2, 0. और अगर वो बोलता है वेयर द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो आप x को 0 पुट कर देंगे,
x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 7, दैट विल गिव यू y इज इक्वल टू 7/3। तो मेरा पॉइंट आ जाएगा 0,7/3। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं कि वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ये बात होगी हमारे पास। अच्छा, एक और चीज बहुत सिंपल है बट फिर भी बच्चों को पता नहीं होती है, वो होती है कि what is the distance of the line, distance of the point sorry from x axis। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं 4,7। कहता है इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हम कई बार प्लॉट करने बैठ जाते हैं, निकालने बैठ जाते हैं। वेरी गुड। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, दैट इज 7, and distance of this point from y axis is your x coordinate, which is 4. So this was all information about the lines. अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर आप उस क्वेश्चन को अपने सामने रख के देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ उसको, तो उसका जो ग्राफ है उसमें आपको कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द लाइंस, लाइन 1 एंड लाइन 2 विद x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। लेट मी क्लियर इट ऑल। तो वहां पे हमारे पास ऐसा एक y एक्सिस है, एक मिनट में सीधा कर देती हूँ उसको। ऐसा हमारा एक y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारी लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन हमारे पास ऐसे है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस बेस के जो ये जो ब्लॉक्स हैं वो गिनने, ठीक है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 ऊपर है और 1 2 नीचे, 4 ऊपर है 2 नीचे, तो मतलब ये जो पूरा बेस हो गया ये 6 हो गया। और हाइट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। या आप सिंपल देख सकते हो, हाँ 2 डिस्टेंस दे रखी है, तो ये 2 आ गई, ये 6 आ गया, तो आपको कुछ और नहीं करना, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि मैम हमारे कोर्स में तो एरिया डिलीट हो गया, तो ये क्यों डाल दिया आपने। ये एरिया वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं दे रखा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दिया हुआ है। देखो ग्राफ के अंदर वो एरिया पूछ सकता है, ग्राफ के अंदर वो आपसे एरिया पूछ सकता है, 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स देकर वो आपसे एरिया नहीं पूछ सकता। अब आगे जी मोस्ट वेटेड क्वेश्चन, डिमांड में जो क्वेश्चन रहता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट क्लास में भी, वापस बता देती हूँ। कोशिश करो एंगल निकल जाए, ठीक है। एंगल अल्फा बीटा जो भी है उसका अगर आप मेजरमेंट निकाल लेते हो इन डिग्री, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर एंगल नहीं निकाल पा रहे हो, टेबल का एंगल नहीं आ रहा, तो आप उसमें तीनों साइड निकाल लीजिए। 2 साइड निकल जाएंगी, किसी भी रेशो से आप 2 साइड निकाल लेते हो, एंड उसके बाद आपको उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, थर्ड साइड निकल जाएगी। तीनों साइड आने के बाद आप कोई भी रेशो निकाल सकते हो। अब यहाँ कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं हिंट देती हूँ, जब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है ना, बहुत बड़ी वैल्यू, तो इसका मतलब डेफिनेटली tan की वैल्यू 1 या -1 आने वाली है। क्योंकि बहुत, मान लो tan की वैल्यू कुछ भी है अदर देन 1, मान लो कुछ भी है, लाइक 2 है, -2 3 4 फ्रैक्शन कुछ भी, क्या तुम 20 पावर सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। मतलब 2 की 20 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ज्यादा चांस होता है कि वैल्यू 1 ही आएगी, बिकॉज 1 की पावर हम इवन और देख के अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे वैल्यू आएगी, देखो tan प्लस कॉट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप न्यू पढ़ रहे हो, मैं आपको आज पहली बार बताऊंगी। हम अभी क्वाड्रेटिक बनाएंगे, tan में, कॉट में, सेकेंड में। कॉट को मैंने लिख दिया 1/10, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। 1 मिनट के लिए tan को x मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो, कोई एतराज तो नहीं किसी को भी। और मैंने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक कराया था आपको, आप महक ने नहीं किया, बाकी को मैंने कराया था। तो हम इसको जब सॉल्व करते हो तो क्वाड्रेटिक बनेगी। एलसीएम लेंगे ना, ये x² हो गया, ये 1 हो गया और ये 2x हो गया। इधर लेके आओगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया जी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और x हमारा क्या था, tan अल्फा ही था, 1 आ गया, है ना जी, ठीक है। अब यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बिकॉज 1 जो होता है वो tan कहाँ से आता है, 45 से आता है। तो अल्फा आ गया 45, लेकिन जरूरत क्या है, हमें तो डायरेक्टली tan अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें निकालना है tan अल्फा की पावर 20।
अच्छा tan अल्फा 1 है ना, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 हो गया। अब निकालना जो है वो क्या है, दैट इज tan अल्फा की पावर 20। आप इस पावर को ऐसे भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, tan पे लगाओ या पूरे पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम चीज होती है, ये आपको निकालना है। और 1 की पावर 20 इज 1, 1 की पावर 20 इज 1, 1 प्लस 1 2। क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड क्वेश्चन। एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी बेटा। हाँ हाँ, तो एक्स भी 0 आ गया, बिकॉज इसमें इसमें था ही स्पेशल ना कि ये लाइन कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से, तो इसमें एक्स 0 वाई 0 आना ही था। ठीक है, कोई डाउट अभी तक बच्चों? कोई डाउट है किसी को तो बताओ मुझे। नो डाउट। स्नेहा ने क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक, भूल गई क्या वो क्लास ज्वाइन करना? मेरे को एक सेकंड स्नेहा को साथ में कॉल करना है। ओके, मीन टाइम रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये ना हमारा एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या होता है, देखो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास ना एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको स्पेशल केस बोलते हैं। वो क्या होता है, उसमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है वो सेम होता है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो भी सेम होता है, और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है। इसको बोलते हैं स्पेशल केस। ठीक है बेटा, क्लास क्यों ज्वाइन करी स्नेहा ने? जल्दी जल्दी। तो स्पेशल केस में हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं जी? ऐड करते हैं, और ऐड करने से एक मैजिक होने वाला है। दिखाओ मैजिक कौन सा होने वाला है। जब इनको हम ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा, देखो मैं आपको, मैंने हालांकि कोई नंबर नहीं लिया, मैं आपको ऐसे रैंडम दिखा देती हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, a प्लस बी वाई, और यहाँ पे हो गया c1 प्लस c2। और जब मैं इसमें से a प्लस बी कॉमन लूंगी ना, तो अंदर क्या बचेगा जी, एक्स प्लस वाई। और एक बड़े कमाल की बात है, ये a प्लस बी इसको जब यहाँ ले जाऊंगी ना, तो ये फुल्ली डिवाइड करेगा। मतलब आपको मैं एक हिंट दे रही हूँ, स्पेशल केस में ना एडिंग करते हैं तो एक्स प्लस वाई आता है, और सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो एक्स माइनस वाई आता है। 100%, 200%, हमेशा याद रखना यही आएगा। और एक अच्छी बात क्या है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, ये मैक्सिमम 5 6, बहुत बड़ा बता रही हूँ, 3 4 5 6 ऐसे आता है, और ये ज्यादातर 1 2 आता है मैक्सिमम। तो आप वैसे भी मतलब ट्रायल लेके भी कर सकते हो क्वेश्चन को। अब मैं आपको जो अपनी हमारा जो क्वेश्चन हमारे सामने है मैं वो करके दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, मैं सेंड कर दूंगी। आशीष की आज तबीयत खराब है, उसको फीवर है, उसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हर्षिता ने मुझे बताया नहीं अभी तक। चलो, नो डिस्कशन, रिकॉर्डिंग में फालतू बात नहीं बोलेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, 217x। लेट मी राइट इट जस्ट। ओके जी, let me tell you the special case. 217x plus 131y is equal to 913, and other is 131x plus 217y is equal to again 827. You have exactly 1 minute to add the equations. फटाफट से ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है ऐड करके जल्दी से। हो गया?
हो गया ऐड? कौन बता रहा है मुझे क्या आएगा ऐड करके? बोलो। 348 मुझे दिख गया, मैक ने लिखा हुआ है, ऐड करके आ रहा है 348x, यहाँ पे आएगा 348y, ठीक है। और यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा वो मल्टीपल ऑफ 348 है, तो मुझे दिख रहा है ये 1740। मुझे बताओ 348 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1740 आएगा? 2 8 नहीं आएगा, 3 5 5 8 5 5 5 5 से आएगा, चेक करो। 348 5 1740 होता है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो बेटा। 348 मैंने कॉमन लिया और यहाँ से भी लिया, तो बैलेंस करके 5, ये लो जी, बन गई सिंपल सी इक्वेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 217 माइनस 131 कौन बता रहा है मुझे? 271 माइनस 131, 7 माइनस 1 6, 11 माइनस 3 और 21 माइनस 13 8, 86 पक्का। और यहाँ पे माइनस 86y, यहाँ हमेशा माइनस का आएगा बिकॉज ये छोटा है ये बड़ा है। और मजा आ गया जी, एग्जैक्ट 86 ही आ रहा है। अब यहाँ से हमने 86 कॉमन लिया तो बच गया x माइनस वाई, ये हमेशा ऐसे आएगा बेटा। इसको बोलते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में आपको एडिंग करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग करना होता है, और शॉर्टकट बता रही क्वेश्चन करने का। शॉर्टकट ये होता है, अच्छा हम तो आगे बेकार में कर रहे हैं, हमें सिर्फ x प्लस वाई निकालना था, सॉरी मैं तो सॉल्व ही करने बैठ गई। x प्लस वाई निकालना था। अब आप कैसे करते पता है? आप नॉर्मल तरीके से एलिमिनेशन करते, सॉल्व करके x निकालते, y निकालते, फिर ऐड करते। बहुत टाइम लगता है बच्चों। सिर्फ इन इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते ही x माइनस वाई मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? मत बोलो भाई, गूंगे ही बन के रहना, मत बोलना कभी भी। मतलब एक दूसरे को देख के ना कंपटीशन लगाते हैं कि चलो कोई ना बोले हम भी ना बोले। सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी मतलब इररेस्पॉन्सिबल क्लास वाला बैच है मेरा, तो बिल्कुल नहीं बोलता। पता नहीं बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो। यस मैम, नो मैम बोलने में दिक्कत आ रही है कोई आपको? आन्या, हर्षिता, कोई नहीं बोलेगा? सारिका, स्नेहा, आर्यन, अनुष्का? यस मैम। पढ़ाने वाले को लगता है कोई सुन रहा है। अब यहाँ पे तो महक बैठी है मेरे साथ, वो तो बोलती है अच्छे से, बाकी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। देखो बच्चों, दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और एलसीएम क्या होता है? उन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, एलसीएम होती है उन दोनों की प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे वो पी और क्यू प्राइम नंबर है और उनका एलसीएम 221 है, तो इसका मतलब पी और क्यू कैसे नंबर है? पी और क्यू मतलब एलसीएम जो होता है वो प्राइम नंबर के अंदर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यू क्या है? 221। अब इस 221 के अगर हम फैक्टर करें तो 11 है ना शायद ओनली। 11 into 11 क्या होता है? 1 to 1, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 to 1 होता है। तो 2 to 1 में क्या बनेंगे? 3 पे तो जाएंगे, 3 पे तो जाएंगे ना। 2 to 1 के फैक्टर्स करो, क्या क्या होते हैं? मुझे लगता है 17 और 23 ऐसे कुछ होता है, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, प्राइम ही होंगे। करना एक बार 23 into 17, मैं करना बेटा। नहीं आ रहा, 399, 2 to 1 के फैक्टर्स कौन करेगा? डिवाइड बाय 17 होता है या नहीं होता? 17 into 19 करना है क्या? नहीं वो भी नहीं होगा, रुक जाओ। 2 to 1 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढो, वही फैक्टर जो है वही इसका पी और क्यू है, फिर वहां से आप 3p माइनस क्यू निकाल लोगे। करना एक बार ट्राई करना, डिवाइड करना। 17 and 13 ट्राई करना एक बार।
17 एंड 13 ट्राई करो, 17 एंड 13, बिकॉज बड़े बड़े नंबर्स ही आ रहे हैं, छोटे नंबर तो आ नहीं रहे। ठीक है, 17 एंड 13, तो और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होते हैं, ओनली फैक्टर्स यही हैं, तो इसके ओनली फैक्टर्स है 17 एंड 13, तो इसका मतलब इनमें से एक नंबर जो है, अच्छा पी जो है वो ग्रेटर है, 17 इंटू 13, पी ग्रेटर है, तो पी कितना आ गया 17, क्यू आ गया 13, आपको निकालना है 3p माइनस क्यू, 3 इंटू 17, 51 माइनस 13 इज इक्वल टू, आंसर के ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट में 7 आ रहा है, नहीं 8 आ रहा है, 11 11 नहीं बेटा, अच्छा 11 कैसे आएगा, 1 माइनस 11 माइनस 3, अच्छा 8 हो गया, और 4 माइनस 1 3, 38 आएगा इसका आंसर, 38, सारिका 38 यस बेटा, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। 26 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, किंग और क्वीन नहीं होने चाहिए, किंग कितने होते हैं बच्चों, किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती हैं 4, किंग नहीं चाहिए, क्वीन नहीं चाहिए, मतलब आपको टोटल कार्ड्स में से ये नहीं चाहिए, ये 8 हमारे फेवरेबल नहीं है, बाकी सारे हमारे फेवरेबल है, तो आपने 8 माइनस किया तो ये हो गया 44 अपॉन 52, लोएस्ट फॉर्म में कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 26। 27, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, वी वांट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम 5 आना चाहिए एक बार, तो जितने भी 5 वाले हैं वो सारे हमारे फेवरेबल हैं। 5 विल, अच्छा कई बार विल नॉट आता है, ध्यान से पढ़ा करो, हम कई बार नोट को पढ़ना भूल जाते हैं। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो 5 आना चाहिए, मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ये बीच में, और 5 6, और कोई 5 वाला है बताओ, 1 5, ठीक है, तो ये 6 हो गया हमारे पास, इसमें 5 आता है आउट ऑफ 36, 1/6, इसके अलावा किसी में 5 नहीं आता, आप बना के भी देख सकते हो, इसके अलावा किसी में 5 नहीं आता। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मैंने पहले ही बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल निकाल लेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करें, डिवाइड करें इसको, कोड चाहिए ना, हमें डिवाइड कर लेते हैं इसको ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा, हमें चाहिए कोट अल्फा, और कोट अल्फा होता है कोस अपॉन साइन, तो अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर से, यहाँ पे भी करूं, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, होपफुली हो जाना चाहिए, देखते हैं, और यहाँ पे भी मैं डिवाइड कर देती हूँ अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा से, ठीक है, ये पूरा कैंसिल, और 1 बाय साइन हो गया जी कोसेक स्क्वायर, जब कैंसिल होता है तो 0 नहीं बचता, 1 बचता है, हम कई बार भूल जाते हैं 0 लगा देते हैं, और यहाँ पे एक साइन कट गया, और 3 कोस बाय साइन हो गया कोट, ठीक है, कोट हो गया। अच्छा अब सुनो, कोसेक को हम इन टर्म्स ऑफ कोट कर देते हैं, ठीक है, हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं इसको कोट के अंदर, कोसेक को हम लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, मुझे कोट चाहिए, मैंने पूरे को कोट में कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। अब पता ही क्या हो गया, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ये ना एक क्वाड्रेटिक बन गया, ध्यान से देखो, ये इसमें डिग्री 2 वाली टर्म आ रही है, ध्यान से देखो, और जो इक्वल टू में प्लस 3 कॉट अल्फा है उसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो वो -3 कॉट अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन या अनकंफर्टेबिलिटी लगती है कि मैम ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट के लिए कॉट अल्फा को x मान लो, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 3x, और ये हो गया 2, ये क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करके 3 क्या होगा बताओ, 2 and 1, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आने समझ में आ रहा है बेटा,
आन्या, हर्षिता समझ में आ रहा है? नो रिप्लाई। अनुष्का समझ में आ रहा है? तीन बच्चों का नाम लिख के कोई रिप्लाई नहीं आया। आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? आर्यन, देख लिया कैसे बच्चे हैं हमारे, नाम लेने के बाद भी। अनुष्का को यस मैम, ओके बेटा। सारिका समझ में आ रहा है? यस मैम। नेहा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है जी। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू होगी 2 and 1। x मतलब कोट अल्फा, कोट अल्फा की वैल्यू 2 and 1। हमारे क्वेश्चन में 1 and 2 है हमारा ऑप्शन, तो लगा दो सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ जी 29th क्वेश्चन पे आ जाओ। Vertices of parallelogram are in order, then you have to find x, y, x, y। ये सेम टू सेम कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से है। आरुषि बेटा आपने ना स्टार्टिंग वाला इसका पार्ट मिस कर दिया, जब मैं आपके घर पे करा रही थी तभी हमने लास्ट वाला पार्ट ही किया था, तभी हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट रह गया था। अब वो स्टार्टिंग वाला पार्ट मैं आपको अलग से करा दूंगी। मैंने सेक्शन 1 भी करा दिया ना, आपको वो मुझे कराना है, कोई नहीं, अभी हम नेक्स्ट भी शुरू करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर इन ऑर्डर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि हम लंबे वे से कर लेते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आपके जो वर्टिसेस हैं आपको ऑर्डर में दी हुई है, मतलब ए के बाद बी दिया हुआ है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर, बोला बेटा? 1, 2, 3, वेरी, थैंक यू। तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बाइसेक्टिंग का मतलब पता हो तो बाइसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट। सो यू हैव डायगोनल्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ओ मतलब मिड पॉइंट हो गया इन दोनों का। बाइसेक्टिंग मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC as well as BD. So you will find the midpoint of AC first. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ AC, ये तो आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। एग्जाम में हम डायरेक्टली फटाफट मिड पॉइंट निकालते हैं, और मिड पॉइंट निकालने में ना आपकी स्पीड बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला, आरुषि देख लो बेटा, पहला कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे आरुषि 1 + x अपॉन 2, कॉमा सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे अपॉन 2। हियर ऑल्सो बी का पहला कोऑर्डिनेट और डी का पहला कोऑर्डिनेट एंड बी का सेकेंड कोऑर्डिनेट। आर्यन समझ में आ रहा है? यस नो बोल सकते हो आर्यन? बेटा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है? अब आप पहला वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, ठीक है, और फिर दूसरे वाला। अब आपने ये 2 और 2 कट कर दिया, x इज इक्वल टू 7 - 1 6, और यहाँ से भी 2 और 2 कट हो गया, तो y इज इक्वल टू 6 + 2 8 - 5 3। तो आंसर इज 6, 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कम टू क्वेश्चन नंबर 30। आर्यन, आर यू देयर बेटा? थर्टिएथ क्वेश्चन। हाँ जी, BD निकालना है। सिचुएशन क्या है?
डायग्राम आप अपनी बुक से वहां से देखो जहाँ पे मैंने आपको शेयर किया है। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA। तो एंगल ये वाला C और D इक्वल आ गया। और अगर मैं इसका लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेती हूँ ADC, और नहीं मुझे राइट वाला लेना पड़ेगा, हाँ राइट वाला ट्राइंगल, और मैं कंप्लीट ट्राइंगल ले रही हूँ, तो नाम हो जाएगा ट्राइंगल। अगर मैं राइट वाला ले रही हूँ तो मुझे एंगल तो ये वाला गिवन है ना। ठीक है ओके फाइन 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 फाइन। AC दिया और मुझे 8, AD दिया और मुझे 3, तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसकी साइड का हो जाएगा। ठीक है जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप लोगे ट्राइंगल, में नेमिंग कर रही हूँ, ट्राइंगल ADC, और आप यहाँ से A तो कॉमन आ रहा है और D की जगह पे आपने C लिख दिया और उसके बाद B। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बिकॉज यहाँ पे एंगल A और एंगल A जो मैं बोल रही हूँ वो कॉमन है, और एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACB आपको गिवन है, ये आपको गिवन है और ये आपका कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। मैंने सिमिलर पहले लिख दिया, उसके एंगल्स बाद में लिख दिए। अब यहाँ से क्या होगा, AD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB। मुझे बस इतने की जरूरत है, मैं इसलिए इतना ही लिख रही हूँ। AD की वैल्यू है 3, AC की वैल्यू है 8, और हियर ऑल्सो AC की वैल्यू है 8। AB यहाँ पे हमने छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB इंटू 3, तो ये भी यहाँ चला गया, 8 इंटू 8 64 अपॉन 3। ये मेरा आया AB की वैल्यू, पर मुझे AB नहीं निकालना, मुझे यहाँ पर BD निकालना, और BD जो है वो है, जो मुझे निकालना है BD, दैट इज इक्वल टू AB माइनस AD, और AB कितना है मेरे पास 64 अपॉन 3 माइनस AD, एक मिनट ये 3 लिखा है मैंने, माइनस AD कितना है 3, तो एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, 64 माइनस 9 55 अपॉन 3, ये है इसका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन कल स्नेहा का कुछ इस तरह का सिमिलर डाउट था मेरे से कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड इक्विडिस्टेंट, वो मैं बताने जा रही हूँ आपको, इसको नोट करना है तो कर लो वरना रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड इक्विडिस्टेंट, ये एक लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, यानी कि सेंटर में जिसका डिस्टेंस जो है वो बराबर है। लेकिन अगर मैं इस मिड पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे और नीचे एक्सटेंड कर देती हूँ, मूव क्यों नहीं हो रहा, हाँ जी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब जो ये लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इंक्लूडिंग द मिड पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स A और B से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर कोई रैंडम पॉइंट C ले लेती हूँ तो आई विल हैव AC इज इक्वल टू CB, और अगर मैं नीचे कोई पॉइंट D ले लेती हूँ तो AD इज इक्वल टू DB। तो ये सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है इंक्लूडिंग द मिड पॉइंट। सो हम कह सकते हैं कि एवरी मिड पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट, but every equidistant points may not be the midpoint. Here we have to find the equation of perpendicular bisector of line segment joining the point this and this. तो हमें सिंपल सी बात है, वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करती है। मतलब अगर ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है 4, 5 है और ये मान लो -2, 3 है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 4 - 2, 2, 4 - 2, 2, 5 माइनस सॉरी 4 - 2 अपॉन 1, हमारा फॉर्मूला होता है 4 - 2 अपॉन 2, 5 +
3/2, तो 2/2 क्या हो गया 1, और यहाँ पे हो गया 8/2 मतलब 4। अब ये जो आपको इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन की निकालनी है, इसकी जो मैं डार्क कर रही हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।